ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर मुद्दे की। बात हो रही है, आपने भी सुना होगा कि एफएनओ ट्रांजैक्शंस पे टैक्सेशंस में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इसका A to Z पूरी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि किस तरह की बातें चल रही हैं। दूसरी बात है, अगर सरकार टैक्सेशंस में इस तरह के बदलाव करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात है, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। और चौथी बात है कि अगर सरकार सच में कुछ अच्छा करना चाहती है, मेरे और आपकी तरफ से सरकार को कुछ अच्छे सुझाव। सबसे पहले बात करते हैं सरकार किस तरह के बदलाव ला सकती है इस बजट पे। सरकार कोशिश कर रही है फिलहाल एफएनओ ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस, एज अ बिजनेस इनकम पे टैक्स लगता है, यानी उनको टैक्सेशंस में बिजनेस इनकम माना जाता है। जब भी आप एज अ बिजनेस इनकम मांगते हो तो उसके कई सारे फायदे होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एज अ इंडिविजुअल मैं दिखाता हूं कि एफएनओ ट्रांजैक्शंस करके मैंने 2 लाख रुपए एज अ बिजनेस इनकम कमाए हैं, वो जो टैक्स लगेगा उस चीज पर, वो मेरे नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट के अनुसार लगेगा जो मेरी रेगुलर इनकम से आती है। तो अगर रेगुलर इनकम में मैं 20% टैक्स ब्रैकेट में रहूंगा तो मेरे बिजनेस इनकम एफएनओ से भी 20% टैक्सेशन लगेगा। इसके अलावा जब आप बिजनेस इनकम दिखाते हो ना, तो सबसे बेहतरीन बात जो होती है वो आपको अपने एक्सपेंसेस को काटने का मौका मिलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी के टैक्सेशन के अनुसार मान लो दलाल स्ट्रीट नाम से मैं एक कंपनी खोल देता हूं जहां पे हम लोग एक हेज फंड चलाते हैं और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एफएनओ ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लो एफएनओ ट्रांजैक्शन करके मैं साल का 15 लाख रुपए कमा लेता हूं। जब मैं उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखाऊंगा ना, तो मैं 100% प्रॉफिट 15 लाख के तो दिखाऊंगा कि वो मेरा रेवेन्यू है, लेकिन उसके अगेंस्ट में ये भी दिखाऊंगा कि यार इसको बनाने के लिए मैंने एक ऑफिस खरीदा था, उस ऑफिस को पर मंथ मेरा रेंट जाता है 20,000 रुपए, तो सालाना मेरा 2,40,000 रुपए चला जाता है सिर्फ रेंट पे, तो मैं उसको माइनस करवा दूंगा। फिर मैं कहूंगा यार मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूं, यहां से अपने ऑफिस की तरफ जाता हूं, सालाना 20,000 लग जाता है, तो उसको कटवा लूंगा। फिर मैं कहूंगा यार इससे लेके मैं कॉल करता हूं, मेरा टेलीफोन का बिल आता है, मैं उसको कटवा लूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा इस चीज को करने के लिए मैंने ऑप्स्ट्रा का सॉफ्टवेयर खरीदा था, उसका सालाना 12,000 लगता है, उसको कटवा लूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा बेसिकली मैंने एक असिस्टेंट हायर किया था एज एनालिस्ट की सैलरी मैं 8 लाख रुपए सालाना देता हूं, उसका कटवा लूंगा। तो ओवरऑल आप देखोगे आपने कमाया 15 से 20 लाख रुपए, लेकिन आपने उसमें अपने एक्सपेंसेस दिखा दिए, जो एक्सपेंसेस से आपको काफी ज्यादा राहत मिल जाती है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम काफी कम हो जाती है, जो नॉर्मल बिजनेसेस में भी होता है। ये सबसे बड़ा फायदा है जो अभी है अगर आप एफएनओ इनकम को एज अ बिजनेस इनकम दिखाते हो। लेकिन अब इस बजट में चर्चा चल रही है, चाहे कह लो अफवाहें चल रही है, कि हम इसको बिजनेस इनकम मानेंगे ही नहीं। सरकार का यह मानना है कि एफएनओ ट्रांजैक्शन पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव होते हैं। स्पेक्युलेटिव को अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो सट्टे टाइप का होता है, यानी बेसिकली आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर सरकार इसको एज अ गैम्बलिंग मानती है तो ऑब्वियसली उसको एज अ बिजनेस इनकम नहीं मानेगी, उसको एज अ स्पेक्युलेटिव इनकम मानेगी। ये प्रॉपर वर्ड है, स्पेक्युलेटिव इनकम। अगर उसको स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है तो इससे 2 बदलाव आ जाएंगे जो बहुत बड़े बदलाव है। पहला बदलाव, आप पे फ्लैट टैक्सेशन लग जाएगी, फ्लैट 30% टैक्सेशन आपके ऊपर लगेगी। अब फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ है या आपकी सालाना इनकम 0 है, नील बट्टा सन्नाटा, आप पे 30% डायरेक्ट टैक्सेशन लग जाएगा। तो ये अगर आप बहुत बड़े प्लेयर्स हो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी टैक्सेशन 30% या उससे प्लस ही होती होगी। लेकिन अगर आप बहुत छोटे प्लेयर हो जो एफएनओ से पैसा कमाते थे एज अ रिटेलर्स, अब आप पे अगर डायरेक्ट 30% टैक्सेशन लग जाएगा तो आप कमाओगे क्या? वैसे भी कमाना इतना मुश्किल है और डायरेक्ट टैक्सेशन में फिर तो आप कमा नहीं पाओगे। दूसरी एक और बात है, अगर इसको एज अ स्पेकुलेटिव इनकम डाला गया तब आप कुछ भी एक्सपेंसेस ऑफसेट नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कह पाओगे कि मैंने इतना खर्चा किया टेलीफोन में, मैंने इतना खर्चा किया एनालिस्ट को हायर करने में, मैंने इतना खर्चा किया ऑफिस खरीदने में, मैंने इतना खर्चा किया अपने बाकी कार्यों में, पेट्रोल भरने में। आप कुछ भी एक्सपेंसेस को ऑफसेट नहीं कर पाओगे, जो सबसे ज्यादा निगेटिव है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, ये पूरी इंडस्ट्री को खत्म करने की क्षमता रखता है अगर इस तरह के बदलाव आते हैं। इस तरह के बदलाव कुछ भी नए नहीं है,
क्रिप्टो करेंसीज में आपने इस तरह के बदलाव देखे थे। और दोस्तों याद रखिए कि क्रिप्टो में किस तरह से वॉल्यूम खत्म हो चुके थे भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इन रूल्स के बाद, और वो रूल्स भी बजट में आए थे। तो अगर एफएनओ में इस तरह का रूल्स आता है तो पूरी तरह से इंडस्ट्री के लिए सुपर डुपर डुपर निगेटिव रहेगा, इसमें कोई भी दो राय मत रखिएगा। अब सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, इस वीडियो के दूसरे खंड में चलते हैं। बेसिकली सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार क्या करना चाहती है इन बदलाव से। सरकार सबसे पहले, सरकार एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सरकार का, वो है पैसा। पैसा किसी भी तरह टैक्सेशन के रूप में सरकार को चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब उसको छुपाने के लिए सरकारें कहती है कि यार हम रिटेलर्स का भला चाहते हैं, हम चाहते हैं रिटेलर्स स्पेकुलेटिव इनकम में ना करें, इसलिए हम ज्यादा टैक्सेशन लगा रहे हैं ताकि वो डिस्करेज हो जाएं एफएनओ ट्रेडिंग से, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में रिटेलर पैसा लूज करता है, जो कि सच्चाई है। लेकिन इसलिए हम ज्यादा टैक्सेशन उसके ऊपर लगा दे रहे हैं ताकि वो डिस्करेज हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप रिटेलर्स का भला करना चाहते हो तो और भी तरीके हैं, बट बेसिकली सरकार इसलिए करना चाहती है क्योंकि सरकार को चाहिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स। आज कल क्रिप्टो से टैक्स लिया, आज एफएनओ से ले रहा है, कल किसी तीसरी चीज से लेगा। जब आप चले जाओगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां पे हो। सीधा सीधा मतलब मैं उसमें आपको घुमा फिरा के खिचड़ी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार को चाहिए पैसा, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक। अब बात यह है कि अगर कुछ भी ऐसा बदलाव होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शेयर मार्केट में। देखो, हमारे शेयर मार्केट में इसका काफी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में जैसे ही ये खबर आएगी, आपके स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है और बड़ी क्रैश भी आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस खबर से, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। आप जानते हो हमारे जो टर्नओवर है एफएनओ में, वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है। तो अगर इस तरह के बदलाव आते हैं तो आपको शायद लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट को इंपैक्ट करेगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में है तो, और म्यूचुअल फंड में, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनाब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप पे भी प्रभाव पड़ेगा और पूरे स्टॉक मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा, बेहद ही नेगेटिव। दूसरी बात है, अगर आप इसके बाद मीडियम टर्म में देखोगे तो नॉर्मल डेली वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, जो हमारे एक्सचेंजेस और बाकी मिनिस्टर्स लोग और कोई सेक्रेटरी बताएगा कि इसको करने से बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, वो कम हो जाएगा, जो कि निवेश के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बना देगा। हाँ, ये नॉर्मल समय पे सही रहेगा। लेकिन जब भी कोई बड़ी खबर होगी, कोई इवेंट होगा, जैसे कि इलेक्शंस के टाइम में आपने देखा, जैसे कि बजट देखा, और ऐसा तो नहीं है कि आखिरी इलेक्शंस था, ऐसा तो नहीं है कि आखिरी बजट था। जब भी ऐसे इवेंट बेस्ड रिस्क आएगी ना, तो बाजार में गंभीर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। यानी नॉर्मल दिनों में कुछ नहीं होगा, तूफान नहीं आएगा, लेकिन जब तूफान आएगा तो बड़े बड़े तूफान आएंगे और उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसका कारण यह है कि एफएनओ स्पेकुलेशन के लिए कभी बना ही नहीं था। मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोग स्पेकुलेशन एफएनओ में करते हैं, लेकिन अगर आप जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स देखोगे या कोई बड़ी संस्थाओं की बात करोगे, वे स्पेकुलेशन तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एफएनओ को हेजिंग पर्पस से यूज करते हैं। हेजिंग पर्पस का मतलब है कि अपने रिस्क को कम करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। भारत में डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कौन है? म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है। आप देखोगे इलेक्शंस के पहले म्यूचुअल फंड्स और आपके इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत सारे डेरिवेटिव ट्रेड्स लिए थे, यानी काफी सारी पोजीशन बनाई थी। कैसे बनाई थी? फ्यूचर शॉर्ट किए थे, पुट ऑप्शन बाय किए थे, इस तरह से पोजीशन बनाई थी। अगर आप उसको डायरेक्ट देखो और आपको पूरी नॉलेज ना हो उनके बारे में, तो आपको लगेगा यार ये तो स्पेकुलेशन है, लेकिन एग्जैक्टली वो स्पेकुलेशन नहीं था। उनकी सिंपल बात है कि अगर उनका 10 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 1 लाख करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो के हेज करना था। उसको हेज करने के लिए हमने फ्यूचर शॉर्ट कर दी या पुट बाय कर दी। उससे क्या हो गया? मेरा पोर्टफोलियो हेज हो गया, यानी मैंने एक इंश्योरेंस खरीद ली पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। एफएनओ का रियल कार्य यही है, इंश्योरेंस खरीदना। इट इज अ इंश्योरेंस। सिंपल टर्म्स में जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, इट इज अ इंश्योरेंस अगेंस्ट अगर बाजार नीचे गिरती है तो। जो सबसे पहली डेफिनेशन एफएनओ में आपको कोई भी पढ़ाएगा वो यही है। तो इट इज नॉट ए स्पेकुलेशन अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो। अगर सरकारें कहती है नहीं भाई
साहब मैं ये सब नहीं मानता, तुम स्पेकुलेशन ही करते हो। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वो अपना पोर्टफोलियो हेज नहीं कर पाएंगे। तो इससे दो चीजें होंगी, एक, मार्केट में इवेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, डे टू डे वॉलेटिलिटी गिर जाएगी लेकिन इवेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात है, जो बहुत बड़े एफआई हैं, बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, वो भारत में निवेश से डरेंगी, क्योंकि एफएनओ का सिर्फ एक यही रोल नहीं होता है कि आप स्पेकुलेशन करो या हेजिंग करो। एफएनओ आपको अपनी पोजीशन में लिक्विडिटी भी देता है। शायद अगर किसी बड़ी संस्थाओं को अपने 1 करोड़ रिलायंस के शेयर बेचने हो तो उनको नानी याद आ जाए उस शेयर्स को बेचने में, क्योंकि उतने बायर्स ही नहीं मिलेंगे। तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, रिलायंस का फ्यूचर कुछ ऑफसेट कर सकते हैं बेच के, या रिलायंस के कुछ पुट ऑप्शन बेच के ऑफसेट कर सकते हैं। इस टाइप के काम भी सो कर सकते हैं, या कॉल ऑप्शन को सेल ऑफ कर सकते हैं अपनी होल्डिंग के अगेंस्ट, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, जो सबसे ज्यादा एफआई लगाते हैं। तो आपके ये बड़ी संस्थाएं इस बदलाव से क्या होगा, डिस्करेज हो जाएंगी भारत में निवेश करने के लिए, और उनके पास अतः कंट्री है निवेश करने के लिए, तो शायद यहां से पैसा निकल के जाएगा भी। तो बहुत 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 निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आई थिंक बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं सरकार से बिल्कुल ये कहूंगा कि ठीक है, आप सोच सब कुछ सकते हो और बढ़िया है। आई थिंक आपने ही ये खबर न्यूज़पेपर में निकाली होगी सोच समझ के, क्योंकि सरकार चालू होती है। सरकार कोई भी इस तरह के बड़े निर्णय एक साथ नहीं लेती है। सरकार पहले उसको निकालती है, अखबारों में छपवाएगी, किसी प्रोमिनेंट एंकर से बुलवा देगी, उससे क्या होगा, बाजार में डिस्कशन होगा। डिस्कशन को सरकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बड़ी ही केयरफुली देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। अगर रिएक्शन थोड़ा दबा कुचला सा आ रहा है और दिखता है कि यार इनको तो हम दबा देंगे, सरकार कुछ भी नहीं करेगी। सरकार सीधे और सीधे अपना डिसीजन को इंप्लीमेंट कर देगी। लेकिन अगर दिखता है कि यार इस डिसीजन के अगेंस्ट तो बहुत बड़ा बैकलैश आ रहा है, इससे स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है, और जो पार्लियामेंट में हम बात करते हैं ना, हमने पीएसयू शेयर्स को इतना ऊपर ला दिया, वो आपने नहीं लाया, वो बाजार के सेंटिमेंट मजबूत थे और पीएसयू बैंक्स को चुना गया उसको लीड करने के लिए इन्वेस्टर्स के द्वारा। वरना पीएसयू सेक्टर्स में ध्यान रखिएगा, सरकार अभी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 7.5 से 8%, 10% की ग्रोथ दे रहा है। 10% की ग्रोथ में आपका शेयर 2 साल में 5 गुना होना चाहिए सर, क्रैश हो जाएगा, बी केयरफुल। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली सरकार ये सारी चीजें लोगों के रिएक्शंस को देखने के लिए करती है। अब मेरा फाइनल पॉइंट सरकार से, हमारे आपकी तरफ से कुछ सुझाव। मैं जानता हूं ये सारे कार्य आप लोग इस शब्द में करोगे कि हम रिटेलर्स का भला चाहते हैं, हम उनके माँ बाप हैं, हम उनका भला चाहते हैं, हमसे ज्यादा भला तो उनका कोई चाहता ही नहीं है। सबसे पहले अगर आप उनका भला चाहते हो ना भाई साहब, टैक्सेशन पहले तो आम आदमी पे कम कर दो, ठीक है। कोई गुड़गांव में आदमी रहता है, उसके ऊपर 7 लाख से ज्यादा सैलरी पे आप टैक्सेशन लगाते हो। आप सोचो अगर वो आदमी 10 लाख रुपए सालाना कमाता है और उसके 3 बच्चे हैं और अब वो गुड़गांव शहर में रहता है, आपको लगता है 10 लाख की टैक्स लिमिट आपकी जायज है? तो सबसे पहले अगर आप सच में भला चाहते हो और हमारे माँ बाप बनना ही चाहते हो तो भैया टैक्सेशन हटाओ ना आम आदमी से। वो तो होगा नहीं, हर चीज पे जीएसटी लगा दोगे। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आप किसी का भला चाहते हो, आप सिर्फ कैश चाहते हो। दूसरी बात है, अगर आप सच में कुछ भला करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से। सबसे पहला सुझाव है, आप लोगों को दबाओ मत कि वो क्या करना चाहते हैं, आप लोगों को इंसेंटिव दो। डिस्करेज इज अ रॉन्ग वे, इंसेंटिवाइज इज अ राइट वे। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप लोगों को कोशिश करो डिस्करेज करने की एफएनओ से। नहीं होंगे लोग डिस्करेज एफएनओ से। जैसे क्रिप्टो में आपने दबाया, एफएनओ में चले गए, फ्यूचर से दबाया, ऑप्शन में चले गए। ऑप्शन से दबाओगे वो कहीं ड्रीम 11 कहीं और चला जाएगा भाई, वो जाएगा। डिस्करेज इज नॉट द वे। आप किस तरह से करना चाहते हो, आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करो। आप ही की सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लाया था ना। आदमी लॉन्ग टर्म के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा पहले लगाता था, भारत सरकार उसको कोई टैक्स नहीं लगाती थी उसके इनकम पे। आप ही ने तो उस पर टैक्स 10% प्लस सेस 10.4% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाया है ना, वो भी 1 लाख के ऊपर। 1 लाख की इनकम तो क्या होती है सर। तो सबसे पहला काम करो, आप एलटीसीजी हटा दो, सबसे पहला काम। दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म पे आप जो डबल टैक्सेशन लेते हो वो भी हटा दो, एसटीटी हटा दो। तो 2 टैक्सेशन आप हटाओ। तीसरी बात है, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए और कार्य होना चाहिए। एक चीज मैं वो सच में दिल से कहूंगा और ये मेरे दिल में बसी रहती है, जिस तरह का काम इन्वेस्टर एजुकेशन ने एक 1992 स्कैम की सीरीज ने किया था, उतना भारत में पिछले 60 साल में कार्य नहीं हुआ था।
ठीक है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ खींचने का काम किसी एक सीरीज ने जितना किया ना उतना किसी और ने नहीं किया है। इन्वेस्टर एजुकेशन पे कार्य करो। सबसे पहले लोगों को एफएनओ के रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो सब कहते हैं, इसको कैसे करेगी सरकार? बहुत आसान है। सरकार का एक एग्जाम होता है डेरिवेटिव से रिलेटेड, NISM 8। आप उसको मैंडेटरी कर दो। आप मैंडेटरी कर दो रिटेलर्स के लिए भी, कि अगर कोई भी रिटेलर्स एफएनओ में ट्रेड करना चाहता है तो सबसे पहले शोकेस करे कि उसको वो नॉलेज है। और कैसे करोगे? NISM 8 को मैंडेटरी कर दो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट में। आप देखना अपने आप ही ये 3 निर्णय ले लो, लोग एफएनओ से अपने आप कम हो जाएंगे। कुछ लोग लैक ऑफ नॉलेज जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है, वो NISM 8 क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हट जाएंगे। जब आप लॉन्ग टर्म को इंसेंटिवाइज करोगे तो बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में जाएगा, एफएनओ की तरफ नहीं जाएगा। तो आप ये सारे निर्णय लोगे ना, आप देखोगे लोग खुद ब खुद लॉन्ग टर्म की तरफ चले जाएंगे। आपको किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एनालिसिस आपको ठीक लगी हो। सबसे पहले मैं कहूंगा ये तो थे मेरे विचार जो मैंने आपके बिहाफ पे रखे हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके और कोई सुझाव हो या कोई भी किस्म का आपका थॉट प्रोसेस हो, या अपने मुझसे आप कुछ कहना चाहते हो या सरकार से या अपने दोस्तों से, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए। अपने विचार इस समय ना ही इस वीडियो पे, हर एक वीडियो पे लाइए, क्योंकि सरकार इस समय लोगों का रिएक्शन देख रही है। यूट्यूब पे लाइए, ट्विटर पे लाइए, इंस्टाग्राम पे लाइए। आपके जो भी रियल विचार हैं, जो भी रियल थॉट प्रोसेस है, इस पे सरकार के सामने उसको इस समय प्रस्तुत करिए, वरना आप पे निर्णय थोप दिए जाएंगे।